यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे सी टेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं हम लोग, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। तो ये है पेपर 1 का और ये है फरवरी 2015 का पेपर 1। और जो मेरे पास बुकलेट है वो है बुकलेट नंबर सी। तो जिनके भी पास होगा बुकलेट नंबर सी, आंसर उसका मिला लीजिएगा। इसे हम 2 पार्ट में करते हैं, छोटे वीडियो बनाते हैं बट समझ के करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बीच में कभी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी नए कंटेंट आते हैं या मेरे माइंड में आते हैं तो मैं एक्सप्लेन करता चला जाता हूं। तो आप उसको नोट भी साथ में करते जाइएगा। लास्ट पीक टाइम है अभी, तो वीडियो पूरा देखिएगा और चीज़ों को समझने का कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिएगा। मैं तो गारंटी देता हूँ 1 से 2 बार देखोगे ना तो 80% तो श्योर, 75-80% क्लियर हो जाता है। बचा 20% वो आपके रिवीजन पर डिपेंड करता है और आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे एग्जाम सेंटर में कैसा है वो डिपेंड करता है। क्लियर है, 100% होता ही है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो उसके साथ मैं बोल देता हूँ एक और बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक डाल देता हूँ। कुछ लोग अभी भी मैसेज करते हैं सर ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ का लिंक डाल देता हूँ। समझ गया। आप वहाँ जाकर आप टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। पहले मैंने डाला था, फिर मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने पहले भी बता दिया था, इसके सारे सिलेबस वगैरह मैंने वीडियो डाल दिया है। एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं डाउनलोड किया होगा तो कर लीजिएगा। और उसके साथ एक पेपर आया हुआ है वो कोविड-19 से रिलेटेड, उससे भी रिलेटेड मैंने नोटिफिकेशन दे दिया। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ भी देख सकते हैं। क्लियर है। तो मैं आई थिंक ज़्यादा ऊपर भाग गया है ना। हमारा ईवीएस का पेपर कहाँ मिलेगा हमें। ईवीएस का हमारा पेपर 60 में मिल जाना चाहिए। हाँ चलिए, मिल गया ये वीएस पेपर। तो फरवरी 2015 का है। तो सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ एंड इजी लर्निंग, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय, एक मिनट कटेगा नहीं ना वीडियो, एक मिनट में इसे चेक कर लेता हूँ। ये जो मैंने PDF डाउनलोड करा है ना, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, अब जो भी है उसी से करना है ना। चलिए कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। कह रहा है जो NCF 2005 है, उन्होंने क्या किया, क्लास 1 और क्लास 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन का जो सिलेबस ही ऐड नहीं किया, मतलब पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सिफारिश किया उनकी कमेटी ने। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या, अब ये क्यों ऐसा हुआ उसके कारण पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 4 ऑप्शन है। बहुत छोटा मुझे दिख रहा है ये तो। चलिए कारण पूछ रहा है। पहला कह रहा है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तीसरा कह रहा है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। और फोर्थ कह रहा है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिएगा, आंसर देने का कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं ऐसे में एक्सप्लेन करता चला जाता हूं। देखिए इसका आंसर होगा संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। मतलब जो भी टॉपिक में हम लोग पढ़ाते हैं, उन्होंने क्या किया है, साइंस और मैथ का जो बुक दिया ना, लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, उसी में उन्होंने पर्यावरण को जोड़ के रखा है ना, ताकि बच्चे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ना मिले। उसी को वो लोग क्या करते हैं, एप्पल के बारे में बताते हैं, है ना, एप्पल में क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, रेन के बारे में बताते हैं, बारिश होती है तो पोएम से वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को जोड़ने का कोशिश करते हैं बच्चों लोगों के लिए। तो वो एक अलग से एक परिवेश बनाते हैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उतना उनको डीप कहाँ से अंडरस्टैंड करने, छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के छोटे छोटे बच्चे, तो कितना वो कर पाएंगे। तो इसलिए संदर्भ के अनुसार वो परिवेश बनाने के लिए, छोटे बच्चों को ऐसा माहौल देने के लिए पर्यावरण को 1 और 2 में ऐड नहीं किया गया। क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, ये इंग्लिश वाला सेक्शन यदि कट रहा होगा तो कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक सो कटना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूँ, ऐसा ही पेपर आ रहा है PDF में सामने, ठीक है। चलिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। मतलब एक टीचर हैं, एक अध्यापक हैं, वो क्लास 4 में आप एक टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो भोजन की सांस्कृतिक विविधता है, भोजन में भी डाइवर्सिटी जो है हमारी है, उसके बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं। तो उनमें से सर्वोत्तम मेथड वो पूछ रहे हैं हमसे, क्या पूछिए, सर्वोत्तम मेथड इसके लिए क्या होगा, टेक्निक क्या होगा। 4 ऑप्शन है। पहला कहता है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दें।
दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है, उनके उसके बाद चर्चा करें। तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। और फोर कह रहा है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एलिमिनेट करेंगे तो सबसे वीक मुझे ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है, तो मैं तो एलिमिनेट करूंगा, बाद बाकी आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। देखिए बहुत को यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हर बच्चे डाइवर्सिटी लेते हैं, अलग अलग संस्कृति वाले क्लास में रहते हैं, ठीक है। वो अपने परिवार के बारे में सूचना एकत्र करके वहाँ पर इकट्ठा होंगे, क्लास में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 1 में कह रहा है एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट में क्या होता है, वो अपने घर में रहते हुए, अपने शहर, अपने गांव में रहते हुए देश के अलग अलग हिस्सों के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करेंगे, और बेटर होगा। वो तो अपने बारे में जानेंगे ही, अपने साथी के बारे में जानेंगे, लेकिन हो सकता है उसके क्लास में कोई पंजाबी ना हो, कोई गुजराती ना हो, तो फिर भी प्रोजेक्ट करने से क्या होता है कि हर क्षेत्र के बारे में इकट्ठा करेंगे जानकारी, केस स्टडी करेंगे, उनकी संस्कृति, उसके स्थल कैसा है, उसकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जैसे कोस्टल एरिया में क्या करते हैं, मछली लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। मध्य भारत में मिडिल वाले जो सेक्शन है हमारा, वहाँ पर क्या कहते हैं, दूध रोटी ज़्यादा खाना, चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बात वही ना, गुजरात तरफ क्या बोले, इडली वगैरह, सांभर वगैरह, डोसा वगैरह, ये सब खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ढोकला, सॉरी डोसा नहीं, ढोकला। तो वो क्या करें, प्रोजेक्ट करने से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, और क्या एक पीयर असेसमेंट भी कर पाएंगे। वो समझ गए ना, साथी के साथ अच्छा व्यवहार बना सकेंगे, और एक अलग माहौल भी बनेगा वहाँ पर। चलते हैं आगे, समझ में आ गया। 63 क्या कहता है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल एक को छोड़कर। मतलब पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन का हम लोग को सामान्य उपागम को फॉलो करना है, लेकिन एक को छोड़ करके। किस एक को छोड़ करके, ये 4 हमें दिया गया है, इन 4 में से हमें एक को छोड़ना है और 3 को लेना है। तो किसे एक छोड़ेंगे हम लोग। पहला बोल रहा है मूर्त से अमूर्त की ओर, दूसरा बोल रहा है सरल से कठिन की ओर, तीसरा बोलता है स्थानीय से वैश्विक तक, और फोर्थ बोल रहा है अमूर्त से मूर्त की ओर। तो इन चारों में एक हम किसे छोड़ेंगे, जल्दी से पहले से सिलेक्ट करिए। तो सिलेक्ट करने से आपको ऑप्शन में यहाँ पर साफ दिख जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए डी, मतलब डी को हम छोड़ेंगे, बाकी 3 को हम ले लेंगे। तो हमसे पूछा गया है केवल एक को छोड़ करके, तो केवल डी, मतलब ऑप्शन नंबर 1। अब पूछो क्यों। अरे भाई ये बताओ, अमूर्त से मूर्त की ओर मतलब छोटे बच्चे यार, वो 4 क्लास को कितना इमेजिनेशन क्रिएट कर पाएंगे, वो कितना क्रिएटिविटी ला पाएंगे। चीज़ों को तो तोड़ने तो सीखते हैं वो, हाँ पेंट करते हैं वो पेंसिल से, वो आड़े तिरछे कालम किट्टी करना शुरू करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो अमूर्त से मूर्त की नहीं, बल्कि हम लोग मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चों को ले आते हैं। पहले एप्पल दिखाते हैं, हम वास्तविक पिक्चर दिखाते हैं, एक खिलौने आते हैं 3D में, पूरा एप्पल की तरह लगता है, कलरफुल पूरा, उसको ला कर दिखाते हैं कि ये एप्पल है, फिर उसके बारे में स्टडी करवाते हैं। तो क्या मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं। क्लियर है। एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट नहीं जाते हम लोग, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाते हैं। आगे चलते हैं। 64 क्या कहता है, लो भाई ये भी थोड़ा सा पेचीदा है, अब ये जरूर कट रहा होगा, ऐसा वीडियो वो PDF है ना। चलिए कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। पेट्रोल का मूल्य है और डीजल का मूल्य है जून से दिसंबर तक का। अब उपयुक्त तालिका के बाद अध्ययन करके एक विद्यार्थी है जिसका नाम है देवमित। अब ये तालिका को अध्ययन करता है, स्टडी करता है इस चार्ट को, और उस पर कुछ अपना वाक्य देता है, अपना विचार देता है। विचार क्या देता है, पहला कहता है यहाँ पर, पहला कहता है, अच्छा इसमें से नीचे ध्यान दे दीजिएगा कौन सही है, वो हमसे पूछा है तो हम नोटिस करेंगे। तो पहला कहता है पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है, पेट्रोल महंगा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेट्रोल 47 दिखाया गया है और हमारा डीजल 35 दिखाया गया है। यहाँ भी दिसंबर में पेट्रोल महंगा है, डीजल सस्ता है, तो पहला तो सही है। दूसरा कहता है पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक, अब प्रतिशत निकाल के देखना पड़ेगा, तो इसे फिलहाल होल्ड करते हैं हम लोग। तीसरा कहता है डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन, कटा हुआ आई थिंक, इस पर चलता है। ठीक है, डीजल सस्ता है इसलिए जो हमारे जो क्या बोलते हैं सार्वजनिक परिवहन है ना, बस हो गया, हमारे टैक्सी वगैरह हो गए, तो वो लोग चलते हैं। अब तो CNG वगैरह यूज करते हैं ऑटो वगैरह, ऑटो में, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। फोर्थ कहता है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो देखिए आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग उसने क्या रिपोर्ट दिया वो हमें चेक करना है। तो सब सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रतिशत के बारे में कुछ डाउट है हमें, प्रतिशत के बारे में। तो इसका आंसर मैंने देखा था और मैंने स्टडी भी किया, प्रतिशत का अंक नहीं आ रहा है, बाकी ACD इसका सही आंसर है। तो ACD में अच्छा 3 नहीं दिया हुआ है, तो हमें 2 ही
यहाँ पर उठाना है तो सही कौन सा हो सकता है। तो पहला तो सही है, ए सही है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है, सी भी सही है हमारा। तो ए और सी बेटर जा रहा है, डी भी थोड़ा वीक जा रहा है। यदि मैं ऐसे, डी भी सही है, ठीक है, बट ए और सी ज़्यादा बेस जा रहा है, तो हम ए और सी के साथ इसको बढ़ेंगे, आगे लेकर चलेंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, कक्षा 5 की अध्यापिका, मुझे इतना छोटा दिखता ही नहीं है, ओहो, चलिए कोई बात नहीं। क्या रहा है, यहाँ भी कट रहा है। क्या रहा है, कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। ओहो, कटा हुआ, कोई बात नहीं। महिका, अ टीचर ऑफ क्लास 5 वांट्स हर स्टूडेंट टू ऑब्जर्व द प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉर मीनिंगफुली लर्निंग, व्हाट शुड शी इंकरेज द चिल्ड्रन टू डू। अच्छा, वो एक अध्यापिका है, वो क्या कह रही है, क्लास 5 की स्टूडेंट लोगों को वो कह रही है अपने आसपास में जितने प्लांट है ना उसको आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, उसको देखो क्या क्या उसके बारे में। अब ऐसा करने के पीछे वो क्या प्रोत्साहित करना चाह रही है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। पहला कहता है अप्रिशिएटिंग दैट प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस। दूसरा कह रहा है, मैं हिंदी में पढ़ दूं क्या, एक क्वेश्चन की बात है, पढ़ देता हूँ, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं सर हिंदी में पढ़िए, इसलिए मैं हिंदी प्रोवाइड करता हूँ। कहता है समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। दूसरा कह रहा है अधिकतम पौधे के नाम लिखना। तीसरा कह रहा है उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। फोर्थ कह रहा है समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। इसका आंसर बताइए, वो ऐसा क्यों करना चाह रही थी, उन्होंने क्यों बोला बच्चों के कि सराउंडिंग आप स्टडी करो। बच्चे क्या करेंगे, उसकी ऊंचाई वगैरह को यदि अच्छी तरीके से वो जांच पाएंगे, समझ पाएंगे, तो बेटर अच्छा ऑप्शन उनको दिखेगा और वो जान भी पाएंगे कि हमें क्या करना है, उसकी ऊंचाई, गंध, क्वालिटी क्या है, कहाँ उगते हैं, सब के बारे में वो इकट्ठे जानकारी ले पाएंगे, तो बेटर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट पूछा यहाँ पर, याद रखिएगा नॉट वाले सवाल है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। मतलब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का जो आकलन हम लोग करते हैं उसका एक संकेतक कौन सा नहीं है वो पूछना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका पहला बोलता है प्रश्न पूछना, दूसरा कहता है न्याय और समानता के प्रति चिंता, तीसरा कहता है सहयोग, चौथा कहता है, अंतिम ऑप्शन कह रहा है स्मरण करना। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। पूछे कैसे, नॉट ये पूछा है क्यों, देखिए अब भैया एक बात बताओ मेरे को भाई साहब, आप वो बच्चा चिंता कर पाएगा छोटे से टर्म में, प्राथमिक कितना वो दिमाग लगा पाएगा, वो है ना, जस्टिस कर पाएगा, न्याय करने सीख जाएगा छोटे छोटे टर्म में, वो नहीं, उतना वो एबल नहीं है। वो एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्क्रीट में लेवल पर, अभी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर नॉट में तो 2 जाएगा। प्रश्न पूछ सकता है, वो सहयोग से काम कर सकता है और स्मरण कर सकता है, रिमेंबर करेगा पुराने जो भी चीज़ें वो सीख के रखा है। क्लियर है। अब पेपर ठीक आ रहा है। कहता है 67 आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षणिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे। कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य ने आपको, ठीक है, एक प्रिंसिपल है, आप एक टीचर हैं, आपके प्रिंसिपल ने बोला कि आप बच्चे को, क्लास 5 का बच्चा, उससे क्या करना है, एक यात्रा पर ले जाना है, शैक्षणिक यात्रा, ठीक है, जो आपको वो क्या बोलते हैं बीएड या डीएलएड में ले गए टूर पर, वो वाला यात्रा, ठीक है। तो उसमें आप क्या सम्मिलित करेंगे इस योजना में, ठीक है। 4 ऑप्शन है, फिर से कहता है 4 ऑप्शन है। पहला कहता है, पहला कह रहा है यहाँ पर जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। दूसरा, आनंद लेने के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, भाई ये नहीं करना हमें। तीसरा कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। चौथा कहता है क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं क्लासेस दूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वो क्या करेंगे, कहीं भी जाएंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, बच्चों का लिस्ट तैयार करेंगे, वहाँ पर क्या क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना, हम किस तरह वहाँ पर जाएंगे, हम
कैसे कैसे वर्क करेंगे, तो बच्चे खुद थोड़ा प्रिपेयर हो पाएंगे इसके बारे में। ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि जानकारी इकट्ठा करेंगे, जानकारी वो इकट्ठा करेंगे। ऑप्शन एक भी सही जा रहा है, बाद बाकी दो तो गलत ही जा रहा है यार। ठीक है, परफेक्ट नहीं है, दो तो ऐसे कैंसिल। तो पहला भी सही जा रहा है, लेकिन पहला से और बेटर क्या है कि यदि हम सूची बना ले, उसके बाद और लिस्ट तैयार कर ले, अच्छी तरह के स्टडी कर ले पहले ही, तो और अच्छा जानकारी होगा और इसमें मिलकर हम काम करेंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। प्रश्न 68, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है या उद्देश्य है, जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन में, पहला कहता है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, दूसरा कहता है पाठों को आनंददायक बनाना, तीसरा कहता है भाषाई कौशलों को बढ़ावा देना, चौथा कहता है कक्षा की विविधता की पूर्ति करना। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक एक इसी क्लास में इसके पहले वाला का भी आंसर इसी टाइप का कुछ था। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर एक, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करेगा। वो कहानी को जानेगा, कहानी में एक माहौल होगा, एक राजा था, एक रानी है ना, एक शेर था, शेर ने जंगल में सबको मार दिया, वो एक इमेजिनेशन करेगा। बच्चों शेर के बारे में जानेगा, उसका नेचर जानेगा, जंगल के बारे में जानेगा, जंगल में कौन कौन होते हैं उसके बारे में जानेगा, पोएम पढ़ेंगे, रेन के बारे में पढ़ेंगे, वो है ना, मम्मी पापा के बारे में पढ़ेंगे, मोरल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, हमें पेरेंट्स का केयर करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, पोएट्री, सब वो चीज़ एक वातावरण उसको मिलेगा संदर्भ के साथ में। समझ में आया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव मतलब जल का अभाव, ठीक है, के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। एक टॉपिक पर पढ़ाना चाह रहे प्राथमिक स्तर पर जल का अभाव, तो उस पर आंकना चाह रहे कि बच्चे कहाँ तक वो जानते हैं या समझते हैं। चार ऑप्शन है। पहला कहता उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, हमें परीक्षा का आयोजन नहीं करवाना है। दूसरा कह रहा है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। तीसरा कह रहा है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। चौथा कह रहा है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना। देखिए नारा वारा भी ठीक है, बट बेटर हमें बेस्ट ऑप्शन की तरफ चलना है ना। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा ना वो अनुभव, बच्चों ने अपने जीवन में क्या उसके साथ किया है वो बेटर समझ में आता है, अच्छा लगता है। ऑप्शन में बच्चे अपने बारे में बताएं कि मैंने सर ऐसा किया था, मैम मैंने ऐसा किया था, मिस मैंने ऐसा किया था, तो अपने साथ वो विचार को रखता है, साझा करता है अपने विचारों को, तो क्या वो भी एक फ्रेंडली माहौल उसे भी मिलता है ना। और प्लस क्या होता है कि वो प्रीवियस नॉलेज को आने वाले नॉलेज के साथ जुड़ सकता है, मैम भी उसको क्लास में बताएगी और उसके बारे में नॉलेज, तो चीज़ों को जोड़ पाएगा, है ना। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि उसे दैनिक जीवन में रियल लाइफ से वो जोड़ पाएगा अपने आप को। समझ में आ गया, ठीक है, डे टू डे लाइफ या रियल लाइफ जो बोलते हैं। आगे चलते हैं, 70 क्या कहता है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। मतलब मानचित्र मैपिंग को पढ़ाना है, ठीक है, प्रमोट करना है, तो उस पर कौन सा स्किल आगे बढ़ेगा में प्रमोट होगा। गणनाएं और अनुमान, दूसरा कहता है मापन के अनुसार चित्रण, तीसरा कहता है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, और फोर्थ कह रहा है साफ सुथरा रेखांकन। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि मैप के बारे में हमको पता है, आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, वो जान पाएगा, दिशा के बारे में, स्थिति के बारे में समझ में आ गया, सिंबल्स भी उसमें रहते हैं, सब कुछ जान पाएगा, ट्रेन कहाँ होते हैं, भारत कहाँ पर है, सब कुछ वो जान पाएगा। फिर यहाँ पर टेढ़ा है मैप, ओहो चलिए कोई बात नहीं। कहता है यहाँ पर 71 कहता है इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, या पौधा सरसों है। लड्डू सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 72 निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोग का समुच्चय है। अब हमें रोग बताना है, मच्छर से होने वाला कौन सा रोग है उसके बारे में। क्लियर है। तो लिस्ट में दिया गया है पहला हैजा डेंगू मलेरिया, दूसरा दिया गया है चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, तीसरा दिया गया चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार, और फोर्थ कह रहा है चिकनगुनिया मलेरिया मियादी बुखार। जल्दी से बताइए मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। अच्छा मैंने जोर से बोल दिया है ना, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे तो हैजा नहीं होता है, ये पेट का बीमारी है गलत सलत खाने से, तो ऑप्शन 1 कैंसिल। फिर हैजा यहाँ भी मिल गया हमें, तो ये भी कैंसिल। अब कौन सा बचा जल्दी से बताइए। देखिए एक और मैं कैंसिल करूँगा, मियादी बुखार, ठीक है, टाइफाइड जिसे हम लोग कहते हैं, टाइफाइड कहते हैं, ठीक है, ये भी कैंसिल, बच गया ये। अब टाइफाइड क्यों, मियादी बुखार, देखिए टाइफाइड वगैरह क्या होता है,
अटपटांग से खाने होने से भी होता है कभी कभी, ठीक है। जनरली वो पेट का ही बीमारी हमारा मैकेनिज्म बिगाड़ देता है ना। फीवर हमें हो जाता है, वायरस हो जाता है एक तरीके से जर्म्स की तरह, है ना। टाइफाइड हमें हो सकता है, लेकिन चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया पूरी कहें तो साफ साफ मच्छर से ही पनपता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका डिटेल आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पढ़ाऊंगा तो और लंबा वीडियो जाएगा। कहता है यहाँ पर किसी राज्य के मानचित्र, एक मिनट, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर 110 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग, तो इसका आंसर होगा ये। अरे भाई क्या करना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 110 मीटर है ना, तो 9.7 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, 100 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब कंप्लीट हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, फिर बाद में किलोमीटर में, तो एक काम करिए, यहाँ पर मीटर है तो सेंटीमीटर में ना करके इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, 1000 से डिवाइड करके। क्लियर है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 74 क्या कहता है, 74 कह रहा है यहाँ पर कांसा के बारे में, ठीक है, ब्रॉन्ज के बारे में कथन हमें बताना है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रॉन्ज। फर्स्ट कह रहा है वहाँ कटा हुआ, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ। कह रहा है यहाँ पर, मैं जूम ही कर लेता हूँ यहाँ पर फिलहाल के लिए, ठीक रहेगा, उधर कटने दो, है ना। कह रहा है यहाँ पर इट इज़ एन एलिमेंट लाइक एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। दूसरा कह रहा है यहाँ पर इट इज़ मेड बाय मेल्टिंग कॉपर एंड टीन इन अ फर्नेस। तीसरा कह रहा है ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। फोर्थ कह रहा है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर बट मच स्ट्रॉन्गर देन दोज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट इसमें है। यदि किन्हीं को लग रहा है कि इंग्लिश प्रॉब्लम है तो लो भाई आप देख लो, मैं ऐसे कर दिया। तो देखिए पहला है, जो पहला सेंटेंस है ना ये गलत है। पूछो कैसे, ये बाकी जो ये एलिमेंट है ना वो एयर के कांटेक्ट में आकर रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ब्रॉन्ज रिएक्ट नहीं करता है, तो उसके हिसाब से एक कैंसिल हो गया। दूसरा बोल रहा है यहाँ पर फोर्थ का, देखिए कह रहा है यहाँ फोर्थ कह रहा है कि ब्रॉन्ज ना हल्का है, किसके कंपेयर में, एल्युमिनियम के कंपेयर में। तो नहीं यार, वो तो भारी है ना, एल्युमिनियम भारी है ना, सॉरी ब्रॉन्ज भारी है एल्युमिनियम से, है ना। तो बी और सी सही है। एक मिनट रुक जाइए, इसके भट्टे और कॉपर टीन को पिघलाकर ए सही है और बी सही है, ए बी सही है। और आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की है, कहीं अधिक में टिकाऊ है। हल्की नहीं तो डी तो कैंसिल हो रहा है, तो डी जहां जहां कैंसिल करेंगे। अब आदिवासी लोग ब्रॉन्ज को हजारों वर्षों से उपयोग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो डी कैंसिल हो रहा है, बच्चा कौन, बी और सी। ओ हाँ, बी और सी तो दिया हुआ है, ओहो मैं तो परेशान हो रखा हूँ यहाँ पर, बी और सी। एक मिनट, हाँ बी और सी, ठीक है, ये केवल का चक्कर में ना मैं भी परेशान हो रखा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी और सी, मैंने सही करके मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 आज का लास्ट है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। अब पर्यावरण का स्टडी करने के लिए कौन सा मतलब पैटर्न सही है अध्ययन करने के लिए, तरीके हैं, उपकरण है। पहला बोल रहा है परियोजना, दूसरा बोल रहा है भ्रमण, तीसरा बोल रहा है जर्नल लिखना, चौथा बोल रहा है विचार मानचित्रण। आंसर बताइए, सही में पूछा है, कौन सही होना चाहिए, ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर। देखिए टॉप मोस्ट आंसर इसका जाएगा ना केवल ए और बी। पूछो कैसे, परियोजना और भ्रमण हम लोग करवाते हैं बच्चों से, आपने जानता है, आप जानते होगे, लेकिन जर्नल लिखना बच्चे क्या जर्नल लिखेंगे भाई, एक कॉमन सेंस लगाओ, है ना। और विचार वो क्या मतलब कॉन्सेप्ट मैपिंग कितना वो डेवलप कर पाएंगे। अब यदि मैं सी सिंपली कैंसिल करूं तो और ऐसा ऑप्शन ही नहीं जा रहा है ना, तो इसलिए ए और बी सही होगा। क्लियर है, वो कॉन्सेप्ट मैपिंग बच्चों के लिए नहीं यहाँ पर है, मतलब कॉन्सेप्ट मैपिंग ठीक है बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है वैसा। कॉन्सेप्ट मैपिंग में बच्चे उतना कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे किसी भी पर्यावरण के बारे में, है ना, उतना दिमाग वो लगे, क्रिएटिव माइंड तुरंत नहीं क्रिएट कर सकेंगे। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए कहीं ना कहीं कर पाते हैं। अब पियाजे जी ने बोला है वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो तो करेंगे, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, क्योंकि डी के साथ ऑप्शन जो भी है सी भी चला जा रहा है, जो कि सी गलत है, इसलिए ए और बी सही लेकर हम लोग चलेंगे। क्लियर है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जो दबाएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिन्हें खास जरूरत है, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूं मैं, दिस इज कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।